नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और मित्रों लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी कंटिन्यू है। हमने अभी तक 9 चैप्टर इसमें कंप्लीट कर लिए हैं और आज हम मित्रों चर्चा करेंगे 10वें चैप्टर की, जो कि संविधान के संशोधन से संबंधित है। यानी संविधान में किस प्रकार से संशोधन होता है और संविधान में संशोधन की जो प्रक्रियाएं हैं, कौन कौन सी वो प्रक्रियाएं हैं और कौन संविधान में संशोधन कर सकता है, तो इसकी बात हम इसमें चर्चा करेंगे। तो मित्रों, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आप क्लिक करें ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलें। तो फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करते हैं संविधान के संशोधन की। तो मित्रों, ये कह रहा है कि किसी अन्य लिखित संविधान के समान भारत का संविधान परिस्थितियों और आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित और व्यवस्थित किया जा सकता है। यानी मित्रों, भारत का जो संविधान है उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। यह बात यह कहना चाह रहा है। आगे कहता है कि दूसरे शब्दों में भारत का संविधान न तो लचीला है और न कठोर, यद्यपि यह दोनों का सम्मिश्रण है। यानी मित्रों, ये कहना चाह रहा है कि भारत का जो संविधान है वो न तो कठोर है और न ही लचीला है, यानी कि एक लचीला और कठोर इन दोनों का मिला जुला रूप है। यानी मित्रों, जब मैंने आपसे संविधान की विशेषताओं की चर्चा की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि भारत का जो संविधान है वो नम्य और अनम्यता दोनों, यानी यही शब्द मैंने आपके लिए वहाँ उपयोग किए थे, नम्यता और अनम्यता इन दोनों का मिला जुला रूप। और यहाँ ये कह रहा है कि भारत का जो संविधान है वो लचीला और कठोर यानी दोनों ही नहीं है, इन दोनों का सम्मिश्रण है। और मित्रों, आगे ये कहता है कि यह उल्लिखित करता है, यानी संविधान के भाग 20 में अनुच्छेद 368 में संसद को संविधान एवं इसकी व्यवस्था में संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है। यानी मित्रों, संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत संसद संविधान में संशोधन करती है। और मित्रों, आप जो है सरल शब्दों में ये समझ लीजिए कि केवल संसद ही है जो संविधान में संशोधन कर सकती है। यानी अगर कोई राज्य का विधानमंडल ये चाहे कि हम संविधान में जो है संशोधन करेंगे तो यह शक्ति उनके पास नहीं है। और आगे मित्रों कहता है, यह उल्लिखित करता है कि संसद अपनी संविधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए इस संविधान के किसी उपबंध का परिवर्धन या निरसन के रूप में संशोधन कर सकती है। यानी मित्रों, संसद अगर चाहे तो संविधान में कोई भी अगर उपबंध है तो उसको परिवर्तन भी कर सकती है या संविधान के किसी उपबंध को संसद समाप्त भी कर सकती है। यह शक्ति संसद के पास है। और कहता है, संविधान उन व्यवस्थाओं को संशोधित नहीं कर सकता जो संविधान के मूल ढांचे से संबंधित हैं। यह व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती वाद में दी गई थी। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि संसद जो होगी वो संविधान का जो मूल ढांचा है उसको संशोधित नहीं कर सकती। यानी आप जो है संसद संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे को किसी भी प्रकार का नुकसान पहुंचाए बिना। और ये आगे कहता है कि ये जो मूल ढांचे का जो सिद्धांत आया था वो केशवानंद भारती मामला 1973 में आया था, तो उसी में मूल ढांचे का सिद्धांत सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया। और फ्रेंड्स, अब हम चर्चा करेंगे यानी कि संविधान में कौन सी प्रक्रिया है संशोधन करने की, यानी संशोधन की प्रक्रिया की अब हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों कहता है, अनुच्छेद 368 में संशोधन की प्रक्रिया का निम्नलिखित तरीकों से उल्लेख किया गया है। यानी मित्रों, अनुच्छेद 368 की अब हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 368 कौन सी प्रक्रिया बताता है कि आप जो है संविधान में संशोधन उस प्रक्रिया के माध्यम से कर सकते हो। तो मित्रों, ये कहता है, संविधान के संशोधन का आरंभ संसद के किसी सदन में इस प्रयोजन के लिए विधेयक पूर्व स्थापित करके ही किया जा सकेगा और राज्य विधानमंडल में नहीं। यानी मित्रों, मैंने आपसे ही अभी चर्चा की कि राज्य का विधानमंडल जो है उसको ये शक्ति नहीं है कि वो संसद जो संविधान है उसमें संशोधन कर सकता है। तो मित्रों, ये कहता है कि अगर हमें संविधान का संशोधन करना है तो हमें क्या करना होगा कि यानी कि संसद अगर संविधान में संशोधन करना चाहे तो संसद क्या करेगी कि किसी भी जो संसद का सदन है, यानी चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा, किसी भी सदन में संविधान का संशोधन का जो बिल है हमें उसको लाना होगा। और जो बिल है वो केवल हम संसद के ही किसी सदन में ला सकते हैं, यानी राज्य के विधानमंडल में हम इस बिल को नहीं ला सकते। और मित्रों, आगे कहता है
कि बिल यानी जो विधेयक हम लेकर के आएंगे उसे किसी मंत्री या गैर सरकारी सदस्य के द्वारा पूरी स्थापित किया जा सकता है, और जिसको कि राष्ट्रपति की हमें जो सहमति है वो लेने की आवश्यकता भी नहीं है। यानी मित्रों, हम क्या करेंगे कि यानी संसद जो बिल लेकर के आएगी संविधान संशोधन करने के लिए, उसको किसी मंत्री के माध्यम से, या कोई मंत्री नहीं है यानी जो बिना मंत्री है या कोई संसद का सदस्य है, तो ये दोनों व्यक्ति जो है संविधान के संशोधन का बिल संसद में ला सकते हैं, और बिना किसी राष्ट्रपति की पूर्व सहमति के, यानी राष्ट्रपति से इनकी स्वीकृति भी जो है लेने की आवश्यकता नहीं है। यानी कि मित्रों, संसद क्या करेगी, संविधान संशोधन का बिल लेकर के आएगी किसी मंत्री के माध्यम से या किसी गैर सरकारी सदस्य के माध्यम से, यानी जो मंत्री नहीं है, और उसके लिए राष्ट्रपति से किसी भी प्रकार की हमें स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है, यानी राष्ट्रपति से हमें किसी भी प्रकार की सहमति की आवश्यकता नहीं है। और आगे कहता है कि विधेयक को दोनों सदनों में विशेष बहुमत से पारित कराना अनिवार्य है। यह बहुमत 50% से अधिक होना चाहिए, यानी सदन की कुल सदस्य संख्या के आधार पर सदन में उपस्थित सदनों के 2/3 बहुमत या मतदान के द्वारा होना चाहिए। यानी मित्रों, ये कह रहा है कि जो बिल हम संविधान का संशोधन का बिल जो हम लेकर के आएंगे संसद में, उसको जो है हमें विशेष बहुमत से पारित कराना होगा, यानी दोनों सदनों में। यानी कि एक सदन के अंदर पहले मान लीजिए संविधान का संशोधन पारित हो गया, और संविधान का संशोधन पारित होकर दूसरे सदन में जाएगा, तो दूसरे सदन में भी हमें उसको विशेष बहुमत से ही पारित कराना होगा। यानी विशेष बहुमत क्या होता है कि सदन के जितने भी सदस्य होते हैं उन सदस्यों का हमें 2/3 बहुमत चाहिए होगा। यानी कि ये मान लीजिए कि सदन की जितनी सदस्य संख्या होगी, उस सदन के सदस्य संख्या की जो है जितने सदस्य हैं उनका 2/3 बहुमत हमें चाहिए होगा, और इसके अलावा जितने भी सदन में उस दिन सदस्य उपस्थित हैं उनका भी हमें 2/3 बहुमत चाहिएगा। यानी हमें दो तरह से 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। तो मित्रों, आगे कहता है प्रत्येक सदन में विधेयक को अलग अलग पारित कराना हमें अनिवार्य होगा। दोनों सदनों के बीच अगर किसी भी प्रकार की असहमति हो जाए तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित कराने का प्रावधान संविधान ने नहीं किया है। यानी मित्रों, ये मान के चलिए आप, अगर कि एक संसद ने मान लो संविधान का संशोधन पारित कर दिया, और जब संविधान का संशोधन का जो बिल है वो दूसरे सदन में गया, तो दूसरे सदन ने क्या किया कि उस जो संविधान का संशोधन है उसको उस सदन ने मान लीजिए पारित नहीं किया, तो आप जो है फिर एक संयुक्त जो बैठक होती है उसके माध्यम से उस संविधान के संशोधन को पारित नहीं करा सकते। यानी आपको अगर संविधान का संशोधन करना है तो आपको जो है जिस संसद ने उसको पारित नहीं किया है उसी ही सदन से आपको जो है इस संविधान के संशोधन को पारित कराना होगा। यानी अगर आपको संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करना है तो आपको दोनों सदनों से उस संविधान के संशोधन को पारित कराना अनिवार्य होगा। यह प्रावधान इस बात की हमें जानकारी दे रहा है। और आगे मित्रों ये कहता है, अगर विधेयक संविधान की संघीय व्यवस्था के संशोधन के मुद्दे पर हों तो हमें आधे राज्यों के विधानमंडल से भी सामान्य बहुमत से पारित कराना होगा। यानी फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए संविधान का संशोधन हमने लाया, और वो संविधान का संशोधन भारत की जो संघीय व्यवस्था है, यानी जो भारत का जो फेडरल सिस्टम है, यानी भारत में जो शक्तियों का बंटवारा संविधान के द्वारा किया गया, यानी केंद्र के बीच और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया है, या संघीय व्यवस्था में जो भी सिद्धांत सम्मिलित हैं, अगर उनसे संबंधित अगर संविधान का संशोधन है तो हमें उस संविधान के संशोधन के बिल को संसद के पारित किए जाने के बाद हमें जो है आधे राज्यों के विधानमंडल जो है, यानी आधे राज्यों की जो विधानसभाएं हैं और विधान परिषद हैं, उनके पास भी हमें उस बिल को भेजना होगा, तब ही हम जो है उस संविधान के संशोधन को पारित मान सकते हैं। और फ्रेंड्स, आगे कहता है कि संसद के दोनों सदनों से पारित होने पर और राज्य विधानमंडलों की संस्तुति के बाद जहां आवश्यक हो फिर राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है। यानी फ्रेंड्स, जो संविधान का संशोधन है वो दोनों सदनों से पारित हो गया, राज्य विधानमंडलों ने भी उसको पारित कर दिया, तो उसके बाद वो संविधान का संशोधन भेजा जाएगा किसके पास? राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति जो है उसको अपनी सहमति देगा। और आगे मित्रों ये कहता है, राष्ट्रपति विधेयक को सहमति देंगे, वे न तो विधेयक को रोक सकते हैं या नहीं वे विधेयक को पुनर्विचार के लिए भी भेज सकते हैं। यानी मान लीजिए
कि हम संसद ने संविधान संशोधन लाया उसको जो है पारित कर दिया संसद ने, और राज्य विधानमंडलों ने भी अपनी उस पर सहमति जता दी, तो फिर वो विधेयक जो होगा वो जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति उस विधेयक को ये क्या करेगा कि राष्ट्रपति उस विधेयक पर अपनी सहमति देगा ही देगा, यानी राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी सहमति देनी ही होगी। वो उस पर अपनी जो है असहमति नहीं जता सकता, और नहीं उसको पुनर्विचार करने के लिए, यानी कि संसद दोबारा इस संविधान के संशोधन पर विचार करे, तो इस बात के लिए भी यानी यह काम भी वो राष्ट्रपति नहीं कर सकता, और उस विधेयक को राष्ट्रपति अपनी सहमति देगा ही देगा। यानी वह इस बात के लिए बाध्य है कि उसे राष्ट्रपति यानी उस राष्ट्रपति को संविधान के संशोधन के विधेयक को पारित करना अनिवार्य है। और फ्रेंड्स आगे कहता है, राष्ट्रपति की सहमति के बाद जो बिल है वो एक अधिनियम बन जाता है, यानी वो संविधान संशोधन अधिनियम कहलाता है, और संविधान में उस एक्ट को पारित कराने यानी संविधान में उस एक्ट को जो है समावेश कर लिया जाता है। यानी मित्रों आसान भाषा में आप इतना समझ लो कि अगर राष्ट्रपति उस अधिनियम को जो संविधान संशोधन जो विधेयक है उसको अगर राष्ट्रपति अपनी सहमति दे देगा ना, तो वो विधेयक एक संविधान संशोधन अधिनियम बन जाता है, और फिर उसको संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया है यानी संविधान में जो भी हमें संशोधन करना है उसको हम उस संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो मित्रों आसान भाषा में जो है मैं आपको एक सरल शब्दों में बहुत ही कम शब्दों में आपको मैं बता दूं, तो आप समझिए कि मैं आपको ये समझाता हूँ कि संविधान संशोधन की आखिरी प्रक्रिया अगर आप आसान शब्दों में कहीं समझें, यानी प्रक्रिया को आसान शब्दों में आपको समझाऊं, तो आप समझिए कि हमें अगर संविधान का संशोधन करना है तो पहले संसद क्या करेगी, यानी संविधान का हमें संशोधन करना है तो हम जो है संविधान का संशोधन का जो बिल है वो लेकर के आएंगे कहाँ पे, संसद में। और संसद में भी कहाँ के लेकर के आएंगे कि हम उस संविधान के संशोधन को लोकसभा में या राज्यसभा में लेकर के आएंगे। और केवल आप यहाँ याद रखिएगा कि हम जो है लोकसभा और राज्यसभा केवल संसद में ही लेकर के आएंगे, हमें जो है उस किसी भी विधानसभा या विधानमंडल में हम उस विधेयक को नहीं लेकर के आएंगे, इन दोनों में ही हमें उस विधेयक को लेकर के आना है। फिर ये कह रहा है कि हम जो है उस विधेयक को हम लाएंगे तो किस व्यक्ति के माध्यम से लाएंगे, यानी कि कौन व्यक्ति उस विधेयक को लेकर के आएगा कि हम उस संविधान में संशोधन कर सकें। तो कहता है कि हम जो है विधेयक को लेकर के आएंगे तो वो लेकर के आएंगे कोई मंत्री की मदद से या कोई गैर सरकारी सदस्य की मदद से। यानी गैर सरकारी सदस्य कौन है, तो इसकी बात हम कहें तो गैर सरकारी सदस्य यानी जो भी व्यक्ति मंत्री नहीं है ना, अगर जो भी संसद का सदस्य है वो गैर सरकारी सदस्य कहलाता है। तो कहता है कि मंत्री के माध्यम से लेकर के आएंगे संविधान का संशोधन का विधेयक, या फिर लेकर के आएंगे किसी गैर सरकारी सदस्य की मदद से। तो हमने जो है विधेयक लाया लोकसभा में या राज्यसभा में मंत्री की मदद से या गैर सरकारी सदस्य की मदद से हमने विधेयक ले आया। विधेयक लाने के बाद फिर ये कहता है कि जो विधेयक हम लेकर के आएंगे उसको मान लीजिए लोकसभा में हमने विधेयक लेके आया, तो लोकसभा उस विधेयक को पारित करेगी, यानी लोकसभा को उस विधेयक को पारित करना होगा 2/3 बहुमत से। यानी लोकसभा को 2/3 बहुमत जो है पारित करने के लिए उस विधेयक को चाहिए। और 2/3 बहुमत में क्या कहता है कि जो सदन की कुल सदस्य संख्या है, यानी लोकसभा की जितनी भी सदस्य संख्या यानी लोकसभा में 543 सीटें होती है, लेकिन आपको मैं बता दूं कि अब वर्तमान में जो है संसद ने एक सदस्य जो संविधान संशोधन लेकर के आई थी संसद, और उस संविधान संशोधन के माध्यम से जो है एंग्लो इंडियंस के लिए 2 सीटें जो है चुनी जाती थी, यानी दो एंग्लो इंडियंस को जो है नामांकित किया जाता था, तो उसको जो है नामांकित अब करना बंद कर दिया। यानी अब जो है सीटें, यानी अगर लोकसभा चुनाव अगला लोकसभा चुनाव जो होगा ना वो उसमें पूरी लोकसभा सीटें 545 होगी। तो यानी कि अब हम बात करें तो कहता है कि 2/3 हमें बहुमत चाहिए होगा संविधान का संशोधन करने के लिए, और उसमें भी 543 जो सीटें हैं उसका हमें 2/3 बहुमत कितना होता है आप निकाल लीजिए, उतना हमें 2/3 बहुमत चाहिए होगा। फिर जितने उस सदन में उस टाइम पे उपस्थित सदस्य हैं, यानी जिस दिन हम संविधान संशोधन विधेयक लेकर के आ रहे हैं लोकसभा में, और उस दिन कितने सदस्य उस लोकसभा में उपस्थित हैं उनका भी हमें 2/3 बहुमत चाहिए होगा। यानी 2 प्रकार से हमें 2/3 बहुमत चाहिए होगा। फिर लोकसभा ने 2/3 बहुमत से उस जो संविधान संशोधन है उसको पारित कर दिया। फिर ये जो विधेयक है वो जाएगा कहाँ पे, लोकसभा जो राज्यसभा होगी उसके पास यह विधेयक जाएगा, ठीक है। फिर यह विधेयक जो है राज्यसभा भी उसको 2/3 बहुमत से पारित करेगी,
यानी राज्यसभा को अगर उस विधेयक को पारित करना है तो उससे भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता होगी। फिर मित्रों आगे ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि अगर राज्यसभा उस विधेयक को पारित नहीं करे, यानी राज्यसभा ने ये कह दिया कि हम जो है इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं करेंगे, यानी राज्यसभा ने मना कर दिया कि हम इस संविधान संशोधन को पारित नहीं करेंगे, तो फिर लोकसभा क्या करेगी? तो ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए राज्यसभा ने संविधान संशोधन पारित करने से मना कर दिया तो आप जो है संयुक्त बैठक के माध्यम से उस संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं करवा सकते। यानी अगर आपको संविधान संशोधन पारित कराना है तो आपको राज्यसभा की सहमति लेनी ही होगी, यानी आपको राज्यसभा की सहमति लेनी होगी अगर आप संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन करना चाहते हो। यानी किसी भी सदन, यानी अगर मान लीजिए राज्यसभा में अगर ये विधेयक लाया जा रहा होता तो लोकसभा अगर मना कर देती तो भी ये विधेयक संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं होता। यानी कि दोनों एक दूसरे के पूरक की तरह यहाँ काम कर रहे हैं। यानी लोकसभा अगर मना कर दे तो राज्यसभा विधेयक को पास नहीं कर सकती, राज्यसभा ने अगर मना कर दिया तो फिर वो लोकसभा पास नहीं कर सकती संविधान का संशोधन का विधेयक। और मित्रों आगे बात ये प्रक्रिया में कहता है कि अगर मान लो वो संविधान का संशोधन जो संसद लेकर के आ रही है और वो विधेयक जो है वो संघीय ढांचे से संबंधित हो, यानी संघीय ढांचे से संबंधित अगर वो विधेयक हो तो हमें जो है आधे राज्यों की जो सहमति है वो लेनी होगी। यानी आधे जो राज्य हैं, वर्तमान में जितने भी राज्य हैं उनके आधे राज्यों की हमें सहमति लेनी होगी अगर हमें संविधान के किसी संघीय ढांचे में संशोधन करना है। और मित्रों आगे ये कहता है कि मान लीजिए जो आधे जो राज्य थे, यानी आधे राज्यों की जो विधानमंडल थी उसने संविधान संशोधन को पारित कर दिया, यानी लोकसभा ने भी पारित कर दिया, राज्यसभा ने भी पारित कर दिया और फिर जो है विधानमंडल थे उन्होंने भी उस विधेयक को पारित कर दिया। तो अब जो विधेयक होगा वो जाएगा कहाँ पे? राष्ट्रपति के पास। और राष्ट्रपति के पास वो विधेयक गया और राष्ट्रपति क्या करेगा कि उस विधेयक को, यानी राष्ट्रपति उस विधेयक को पारित ही करेंगे। राष्ट्रपति को उस विधेयक को सहमति देना अनिवार्य होगा, यानी राष्ट्रपति को उस विधेयक को सहमति देनी ही होगी। वो मना नहीं कर सकता कि मैं इस संविधान संशोधन विधेयक को पारित नहीं करूंगा। ठीक है, अब राष्ट्रपति ने मान लीजिए उस विधेयक को सहमति दे दी तो फिर वो विधेयक जो है अब क्या कहलाएगा? कि वो विधेयक अब कहलाएगा संविधान संशोधन अधिनियम कहलाएगा। यानी वो विधेयक जो होगा वो अब संविधान का संशोधन विधेयक, यानी वो विधेयक जो होगा वो अब संविधान का संशोधन अधिनियम कहलाएगा। यानी मैंने आपसे कई बार लेक्चरों में जो चर्चा की कि जो है संसद के द्वारा 86वां संविधान संशोधन अधिनियम लेकर के आई, या फिर 42वां संशोधन अधिनियम लेकर के आई, या 89वां जो संविधान संशोधन अधिनियम लेकर के आई, तो उसी की मैं यहाँ चर्चा कर रहा हूँ कि अब जो अधिनियम, अब जो बिल कहलाएगा वो अब संविधान का संशोधन अधिनियम कहलाएगा। और इसी प्रकार से जो है संविधान में संशोधन की प्रक्रिया होती है। मैंने आपसे सरल शब्दों में बात की है और सरल शब्दों में मैंने आपसे जो है समझाने की कोशिश की है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को। तो फ्रेंड्स अब मैं बात करने जा रहा हूँ संशोधनों के प्रकार की, यानी जो है संशोधन के कितने प्रकार होते हैं, यानी अगर हमें किसी भी प्रकार का संशोधन करना हो तो कौन कौन से संशोधनों के प्रकार हैं। तो कह रहा है कि अनुच्छेद 368 2 प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करता है। यानी अनुच्छेद जो 368 है वो हमें 2 प्रकार के संशोधनों के बारे में बताता है। कहता है कि संसद के विशेष बहुमत के द्वारा और आधे राज्यों द्वारा साधारण बहुमत के माध्यम से। यानी मित्रों मैंने अभी आपसे चर्चा की कि अगर संविधान का संशोधन हमें करना है और वो संघीय ढांचे से संबंधित अगर कोई विधेयक है तो हमें विशेष बहुमत की तो आवश्यकता होगी ही, यानी 2/3 बहुमत तो हमें चाहिए होगा ही, साथ ही हमें आधे जो राज्य हैं उनकी सहमति भी लेनी होगी। और आगे कहता है
कुछ अन्य अनुच्छेद संसद के साधारण बहुमत से ही संविधान के कुछ उपबंध संशोधित हो सकते हैं। यह बहुमत प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान द्वारा होता है। उल्लेखनीय कि ये अनुच्छेद 368 के जो है तहत शामिल नहीं होते। यानी मित्रों ये कह रहा है कि कुछ जो है संशोधन हमें अगर करने हो तो हम साधारण बहुमत के माध्यम से कर सकते हैं। यानी जो पूर्ण बहुमत होता है, यानी कि जो पूर्ण बहुमत, यानी पूर्ण बहुमत कौन सा होता है, यानी कि जो मान लीजिए अगर कोई किसी सदन में 100 सीटें हैं और अगर पूर्ण बहुमत की बात वहाँ कही जा रही हो तो हमें जो है 51 सीट अगर मिल जाए तो हम उसको पूर्ण बहुमत कहते हैं, जो कि साधारण बहुमत भी कहा जाता है। तो मित्रों आगे कहता है, इस तरह संविधान संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है: संसद के साधारण बहुमत के माध्यम से, विशेष बहुमत के माध्यम से, और कहता है विशेष बहुमत और आधे राज्य के विधानमंडलों की संस्तुति के माध्यम से। यानी संविधान का संशोधन 3 प्रकार से बता रहा है: साधारण बहुमत से, विशेष बहुमत से, और विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति से भी। तो फ्रेंड्स आगे कहता है कि साधारण बहुमत के अगर माध्यम से हमें संसद में या संविधान के जो यानी संविधान का अगर हमें संशोधन करना हो और हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता हो तो कौन कौन से वो परिस्थितियां हैं जिस स्थिति में हमें जो है साधारण बहुमत के माध्यम से संविधान में संशोधन कर सकते हैं। तो कह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश या गठन, यानी अगर भारत देश में अगर हमें नए राज्यों का प्रवेश करवाना हो तो हमें जो है साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी, यानी संसद को साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी, उसमें 2/3 बहुमत लागू नहीं होगा। आगे कहता है नए राज्यों का निर्माण करना हो या उसकी सीमा में परिवर्तन हो, या हमें किसी विधान परिषद का निर्माण करना हो, या विधान परिषद को हमें अगर समाप्त करना है तो भी हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। इसके अलावा दूसरी अनुसूची के बारे में बात कर रहा है कि दूसरी अनुसूची में अगर हमें संशोधन करना हो, मित्रों मैंने अनुसूची आपको करवा दी है और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए कि मैंने आपको अनुसूचियाँ जो करवाई आपको याद है या नहीं। तो मित्रों एक बार मैं आपको अनुसूचियाँ जो है अभी एक बार आपको मैं अनुसूचियाँ यहाँ जो है एक रिवीजन करवा दूँ तो बता दूँ। पहली अनुसूची में शामिल की जाने वाली जो चीज़ें होती है वो है संघ और उसके राज्य क्षेत्र की। दूसरी में फिर मैंने बात की थी जो वेतन और भत्ते थे उनकी। तीसरी में शपथ की बात की। चौथे में मैंने आपसे बात की थी राज्यसभा में सीटों के आवंटन की। पाँचवीं में फिर मैंने बात की अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन की। छठवीं अनुसूची असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम से संबंधित मैंने बात की थी। सातवीं अनुसूची में मैंने बताया था कि केंद्र सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय होते हैं उनके बारे में मैंने आपसे बताया था। आठवीं अनुसूची के बारे में मैंने आपसे फिर बताया कि जो संविधान में भाषाएं हैं, यानी संविधान में 22 भाषाओं की हमने चर्चा की थी तो उसके बारे में मैंने आपसे बताया था। नवीं अनुसूची मित्रों भूमि सुधार से संबंधित मैंने आपको बताई जो, और फिर आगे मैंने 10वीं अनुसूची बताई थी आपको दल बदल से, यानी अगर कोई नेता चुनाव के बाद दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो उसके ऊपर किस प्रकार का जो है कानून लागू होगा, तो उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। फिर 11वीं अनुसूची मैंने आपको बताई थी ग्राम पंचायतों से संबंधित, यानी 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो संसद लेकर के आई थी उसके माध्यम से अलग अनुसूची जो बनाई गई 11वीं अनुसूची, उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। फिर 12वीं अनुसूची के बारे में मैंने आपको बताया था कि नगर पालिकाएँ और जो शहर की स्थानीय सरकारें होती हैं, यानी जो नगर निगम होती हैं, उसको भी 73वें जो है संशोधन अधिनियम, संविधान का जो संशोधन अधिनियम लाया गया था 1992 में, उसको जोड़ा, उसके माध्यम से उस अनुसूची को जोड़ा गया था। तो मित्रों ये अनुसूचियाँ मैंने आज आपको फिर से रिवीजन करवा दिया है। और मित्रों आपसे मैं फिर कहना चाहूँगा कि आप अनुसूचियाँ जो है इसी प्रकार मेरी तरह जो है याद करते रहें, और याद आपको जो होनी चाहिए ताकि किसी भी एग्ज़ाम में आपको अनुसूची से संबंधित प्रश्न जो है आपका ना छूटे। तो मित्रों हम बात कर रहे थे साधारण बहुमत से, यानी साधारण बहुमत से कौन से संशोधन किए जा सकते हैं। तो कहता है संसद में अगर गणपूर्ति की बात हो, यानी संसद में अगर किसी भी प्रकार की मीटिंग हमें करनी है तो कितने जो है अनिवार्य सदस्य होने चाहिए, तो उस प्रक्रिया में अगर हमें संशोधन करना है तो साधारण बहुमत में आवश्यक होगा। संसद के वेतन भत्ते, यानी अभी मैंने आपसे बात की थी अनुसूची 2 की, तो वेतन भत्तों में अगर हमें संशोधन करना है तो उसके लिए भी हमें साधारण बहुमत आवश्यक होगा। हमें अगर संसद की प्रक्रिया में अगर संशोधन करना हो, या संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार में परिवर्तन करना हो, या संसद में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग कब होगा और कहाँ तक होगा, तो उसमें अगर हमें संशोधन करना हो तो हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। आगे कहता है
उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या की, राजभाषा के प्रयोग की, नागरिकता की या केंद्र शासित प्रदेश की, निर्वाचन क्षेत्रों की, 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची में भी हमें अगर संशोधन करना हो तो हमें साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी। और फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे विशेष बहुमत से, यानी विशेष बहुमत के लिए, यानी अगर हमें किसी प्रकार का संशोधन करना है तो वो कौन सी स्थितियां हैं जब हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। तो कहता है संविधान के ज़्यादातर उपबंधों का संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जाता है, यानी संसद के सदन के कुल सदस्यों का बहुमत और प्रत्येक सदन के उपस्थित और मतदान के सदस्यों के 2/3 का बहुमत। यानी मित्रों, मैंने अभी आपसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया जब बताई तो उसमें मैंने आपको बताया कि 2 तरह से हमें विशेष बहुमत में जो है मतदान, यानी जो वोट हमें 2/3 बहुमत मिल चाहिए होगा, वो 2 प्रकार के 2/3 बहुमत हमें चाहिए होंगे अगर हमें विशेष बहुमत के माध्यम से संविधान का संशोधन करना है। और मित्रों, आगे कहता है कि इस तरह से संशोधन व्यवस्था में शामिल है मूल अधिकार और राज्य के नीति के निर्देशक तत्व। यानी अगर मान लीजिए हमें मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों, जो मूल अधिकार 12 से 35 जो बताए गए हैं और 36 से 51 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताए गए हैं, अगर उनमें हमें संशोधन करना हो तो हमें विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। और मित्रों, आगे कहता है संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति के द्वारा, यानी कौन सी ऐसी जो है परिस्थितियां हैं या कौन से ऐसे जो है प्रावधान हैं, उनमें अगर हमें संशोधन करना हो तो हमें विशेष बहुमत के साथ साथ आधे राज्यों की सहमति भी लेनी होगी। तो कहता है कि संविधान के अगर संघीय ढांचे में हमें संशोधन करना हो तो संसद को विशेष बहुमत के द्वारा या और राज्यों का आधे से अधिक राज्यों का समर्थन लेना होता है। तो कहता है मित्रों कि विशेष बहुमत और आधे राज्यों की सहमति के माध्यम से वो कौन कौन से जो है प्रावधान हैं उसकी जिनमें हम संशोधन करेंगे। तो कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन और उसकी प्रक्रिया, यानी मित्रों अगर हमें जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से किया जाता है, वो आगे के लेक्चर में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आपको यहाँ बता दूं कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है, अगर उस प्रक्रिया में हमें अगर किसी भी प्रकार का संशोधन करना है, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के माध्यम से एकल संक्रमण मत, यानी ये जो सिद्धांत है उसमें अगर हमें संशोधन करना है तो हम आधे से अधिक राज्यों की सहमति और विशेष बहुमत की सहायता से ही कर सकते हैं। आगे कहता है केंद्र और राज्य कार्य की शक्तियों का विस्तार, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय या 7वीं अनुसूची से संबंधित कोई विषय, केंद्र राज्य के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन, संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व। यानी मित्रों ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर इसमें हमें संशोधन करना है तो हमें आधे से अधिक राज्यों की सहमति भी होगी प्लस विशेष बहुमत हमें चाहिए होगा। और आगे मित्रों कहता है संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और इसके लिए प्रक्रिया, यानी मित्रों खुद अगर हमें अनुच्छेद 368 में भी संशोधन करना होगा ना तो भी हमें जो है आधे से अधिक राज्यों की सहमति लेनी होगी। तो मित्रों ये था हमारा संविधान के संशोधन की मैंने प्रक्रिया आपको समझाई। फिर मैंने आपको संशोधनों के प्रकार के बारे में भी चर्चा की कि कौन कौन से वह संशोधन के प्रकार हैं जिसके माध्यम से हम संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं। और मित्रों अब हम बात करेंगे संविधान की जो संशोधन है उसकी प्रक्रिया की आलोचकों ने क्या क्या आलोचनाएं की। यानी आलोचक भी तो होते हैं जो आलोचनाएं जो है उनका काम ही आलोचनाएं करना होता है। तो कह रहे हैं कि संशोधन प्रक्रिया की आलोचना में क्या कहा जाता है। तो मित्रों कहता है कि संविधान संशोधन के लिए किसी विशेष निकाय जैसे सांविधानिक सभा या सांविधानिक परिषद हेतु कोई उपबंध नहीं है। संसद को संविधायी शक्ति व्यापक रूप से प्राप्त है और कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल को। यानी मित्रों ये कह रहा है, सरल शब्दों में आप ये समझो कि ये इस बात की हमें जानकारी दे रहा है कि जो हम संविधान के अंदर संशोधन करते हैं वो जो शक्ति प्रदान की गई है वो केवल संसद को ही हमने दी है। हमें जो है शक्ति जो है केवल संसद को ये शक्ति दी है। और कुछ मामलों में, यानी कुछ मामले ऐसे होते हैं जो मैंने आपसे अभी जस्ट चर्चा की कि जो 7 मैंने आपको मामले बताए ऊपर वाले, यानी ये जो 7 मामले मैंने आपको बताए, इन मामलों में जो है राज्य की भी हमें सहमति लेनी होती है। तो ये कह रहा है कि हमें जो है संविधान में संशोधन करने के लिए संसद को यह शक्ति नहीं देनी चाहिए थी। हमें कोई संवैधानिक सभा का निर्माण करना चाहिए था या कोई ऐसी परिषद होनी चाहिए थी कि जो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को जो है शुरू करती या उसी को यह शक्ति होती कि वो संविधान में संशोधन करती। यानी राज्य या संसद को हमने यह शक्ति
जो है नहीं देनी चाहिए थी। आगे कहता है संविधान संशोधन की शक्ति संसद में निहित है। इस तरह अमेरिका के विपरीत राज्य विधानमंडल राज्य मंत्रिपरिषद के निर्माण या समाप्ति के प्रस्ताव के अतिरिक्त कोई विधेयक या संविधान संशोधन का प्रस्ताव नहीं ला सकता। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि अभी मैंने आपसे चर्चा की कि जो हमने संविधान के संशोधन की जो शक्ति है वो हमने संसद को दी है। और आगे कहता है कि जो राज्य है उसको केवल इस बात का ही अधिकार है कि अगर उस राज्य को जो है किसी विधानमंडल को यानी कि किसी विधान परिषद की समाप्ति अगर करनी हो, यानी अगर एक कोई राज्य ये कहे कि मुझे जो है उक्त विधान परिषद का समाप्ति करनी है या मेरे राज्य के लिए आप जो है एक विधान परिषद का निर्माण करिए, तो केवल इसी बात की जो है उस राज्य को शक्ति है। इसके अलावा उस राज्य को किसी भी प्रकार की शक्ति नहीं दी है, आलोचक ये कह रहे हैं। और आलोचक आगे कहते हैं कि संविधान के बड़े भाग को अकेले संसद ही विशेष बहुमत या साधारण बहुमत द्वारा संशोधित कर सकती है। सिर्फ कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल को संस्तुति की आवश्यकता होती है। यानी मित्रों कुछ ही मामले ऐसे हैं जिसमें राज्य विधानमंडल से हमें संविधान में संशोधन की जो है स्वीकृति लेनी होगी, जबकि ज़्यादातर भाग तो ऐसे हैं कि उसमें केवल संसद ही संशोधन कर सकती है संविधान के। और आगे मित्रों कहा जाता है कि किसी संविधान संशोधन अधिनियम के संदर्भ में गतिरोध हो तो सदनों के जो संसद के दोनों सदन हैं उनकी संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन अगर साधारण विधेयक के मामले में अगर किसी भी प्रकार का जो है कोई मतभेद हो तो उसके मामले में संयुक्त बैठक आहूत की जा सकती है। यानी मित्रों अगर ये कहना चाह रहा है कि मैंने आपसे संविधान संशोधन की प्रक्रिया जब समझाई तो मैंने आपसे कहा कि संविधान संशोधन के मामले में अगर किसी भी प्रकार का दोनों सदनों में मतभेद हो, यानी अगर दोनों सदनों में से कोई भी सदन मना कर दे कि मैं संविधान का संशोधन जो है आपने लाया और मैं उसको पारित नहीं करूँगा, तो उस परिस्थिति में जो है कोई दोनों सदनों की यानी उस परिस्थिति में हम जो है संयुक्त बैठक जो है नहीं बुला सकते, यानी संयुक्त बैठक के माध्यम से हम संविधान के संशोधन को पारित नहीं करा सकते। लेकिन अगर साधारण विधेयक के मामले में अगर कोई जो सदन है वो मना कर दे तो उस परिस्थिति में हम जो है संयुक्त बैठक आहूत कर सकते हैं। तो मित्रों ये था हमारा आज का संविधान का संशोधन का टॉपिक जो कि कंप्लीट हुआ और एक डिटेल से मैंने आपसे संविधान के संशोधन की प्रक्रिया समझाई और जो है शॉर्ट ज़्यादा लंबी मैंने आपको प्रक्रिया जो है समझाई नहीं, एक सरल शब्दों में मैंने आपको समझाया है। तो फ्रेंड्स आज की आपको वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना बिल्कुल न भूलें। और फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, यानी वीडियो को आपको लाइक करना है और साथ ही जो है अपने फ्रेंड सर्कल में भी अपनी इस वीडियोज़ को शेयर करते रहो ताकि सभी को जो है पॉलिटी आती रहे, यानी पॉलिटी में सभी मजबूत हों और किसी भी प्रकार के एग्ज़ाम के अंदर जो राज्य व्यवस्था से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे छोटा से छोटा ही क्यों एग्ज़ाम न हो या सबसे बड़ा ही एग्ज़ाम की अगर अपन बात करें तो उसमें भी आप जो है इस पॉलिटी के मेरे चैप्टर्स के माध्यम से प्रत्येक क्वेश्चन को आप जो है फाइट कर सकते हो और प्रत्येक क्वेश्चन का आप जो है आंसर दे सकते हो। तो फ्रेंड्स अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, यानी नेक्स्ट चैप्टर हमारा स्टार्ट होगा संविधान की मूल संरचना की। यानी मित्रों मैंने आपसे कई बार चर्चा की है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं, हम प्रस्तावना में भी संशोधन कर सकते हैं और हम मूल अधिकारों में भी संशोधन कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि मूल ढांचे में हम जो है यानी मूल ढांचा जो दिया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसमें हम जो है किसी भी प्रकार का परिवर्तन किए बिना हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। आखिर वो मूल ढांचा है क्या, यानी मूल ढांचा जो शब्द है और मूल ढांचे में कौन कौन सी बातों को शामिल किया जाता है, उन सभी की मैं अगले लेक्चर में आपसे चर्चा करूंगा। यानी संविधान की जो मूल संरचना है उसकी हम अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो मित्रों अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे और वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत।